गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू द रिवीजन लेक्चर ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज सीए फाउंडेशन। नॉन मैन्युफैक्चरिंग हम कर चुके, बड़े बड़े क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग का फटाफट कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। देखिए, पहली बात तो ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज जो होती हैं सिर्फ वहीं पे ही इसका कॉन्सेप्ट है। जहाँ पे एंटिटी कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रही वहाँ इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं एक फ्रेश पेज आपके सामने रखता हूँ, ये वाला। ट्रेडिंग वैसी बनेगा, पी एंड एल वैसी बनेगा, बैलेंस शीट वैसी बनेगी, बस ट्रेडिंग से पहले अकाउंट और कौन सा बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ना निकल के क्या आता है वो समझना पहले। इसकी ना हमेशा ही डेबिट साइड भारी रहा करेगी इस अकाउंट की। कौन सी साइड? डेबिट। तो बैलेंसिंग फिगर निकल के आया करेगी क्रेडिट साइड, और यहां से जो फिगर आएगी ना इस अकाउंट से, वो फिगर ट्रांसफर हुआ करेगी ट्रेडिंग अकाउंट में। सर क्या निकल के आता है यहां से? जो गुड्स आपने मैन्युफैक्चर करे हैं ना अपने यहां, उस पे आपने कॉस्ट क्या लगाई है, वो टोटल कॉस्ट निकल के आएगी। और सोचो अगर यहां से क्रेडिट हो रही है तो ट्रेडिंग में जाके डेबिट होएगी। तो एक बात और सुनो, जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी प्रिपेयर हो रहा हो ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट कैसा दिखता है वो सुनना। सारे बच्चे जानते हो ट्रेडिंग में पहले ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेजेस आती हैं, रिटर्न लेस होती है, डायरेक्ट एक्सपेंस जुड़ते हैं, सेल आती है और रिटर्न्स लेस होती है सेल की। ठीक है, यहां क्लोजिंग स्टॉक भी आता है फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स का क्यों? क्योंकि जो तैयार है उसी की तो ट्रेडिंग होएगी। बस ये समझ लेना, यहां एक नई चीज ये आती है कि जो सामान आपने इस साल तैयार करा उसकी कॉस्टिंग भी यहां के डेबिट होती है। तो अगर आप नोटिस करो ना, जितना भी मैंने येलो हाईलाइट करा है ये तो पुराना ही है, ट्रेडिंग अकाउंट में पहले भी आप सीख के आए हो। एक नई आइटम बस कौन सी आएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये फिगर कहां से ट्रांसफर हुई है बताइए? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो इतना कोई मसला नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को समझ लेते हैं एक बारी। सुनना, फिनिश गुड्स सारे ट्रीट होंगे ट्रेडिंग में जब तक सामान कच्चा है या कच्चा पक्का है। कच्चा पक्का मतलब WIP। देखो, कच्चा माल तो हो गया रॉ मटेरियल, कच्चा पक्का माल क्या हो गया? WIP। और जो पक्की गया, जो पक्का हो गया, वो तो फिनिश गुड्स है। फिनिश गुड्स तो यहां आएगा, उसकी तो ट्रेडिंग करेंगे। तो जब तक सामान तैयार नहीं हो रहा तब तक उसका सारा ट्रीटमेंट कहां होगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो सुनिएगा, ये आपका अकाउंट ओपन हुआ करेगा या शुरू हुआ करेगा ओपनिंग स्टॉक से। ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना है? ओपनिंग WIP कितना है? WIP मतलब जो भी तैयार हो रहा है, तैयार नहीं हुआ, ये पिछले साल के क्लोजिंग से ही उठाना है आपने। यहां से शुरू करो। उसके बाद देखो, नॉर्मली ना जब हम ट्रेडिंग वाला क्वेश्चन करते थे, वहां जो परचेज वर्ड लिखा आता था हम उसे ट्रेडिंग में ले जाते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में ना अगर अकेला परचेज वर्ड लिखा आया तो ज्यादातर हम परचेज रॉ मटेरियल की मान के चलते हैं। अगर उसने लिख ही दिया रॉ मटेरियल की परचेज है फिर तो बहुत अच्छा, ना भी लिखा हो तो हम रॉ मटेरियल की परचेज मान के चलेंगे और उसे भी मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट कर लेंगे। इवन जो उस पर कैरेज लगी होगी मंगवाने की, वो भी मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट कर लेंगे। जो वेजेस हम स्पेंड करेंगे, अब ना इस बार ये जो वर्ड थे ना वेजेस, ये सब आप पहले ट्रेडिंग में लेके जाते थे, लेकिन अगर क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग का आ गया तो वेजेस, इवन सैलरी भी, लेकिन फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी, क्योंकि फैक्ट्री रिलेटेड सारे खर्चे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएंगे। हो सकता है +1 में आपने ये सीख लिया हो कि ट्रेडिंग में जाते हैं, वो गलत सीखा हुआ है। फैक्ट्री रिलेटेड सारे खर्चे मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। अगर मैन्युफैक्चर कर रही है एंटिटी तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा। और क्या है? पावर। देखो, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी तो P&L में जाएगी, लेकिन फैक्ट्री की पावर, फैक्ट्री में कोयला, फैक्ट्री में फ्यूल, ये सब मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। फैक्ट्री का टेलीफोन का खर्चा भी मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। ध्यान रखना, जितने भी एसेट्स फैक्ट्री में, जैसे कि कोई मशीनरी या कोई फैक्ट्री की लैंड या बिल्डिंग, इवन उसकी डेप्रीसिएशन भी, ये गलती होती है बच्चों की। जब बड़ा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन है बुक का, स्टडी मैट का, जहां ना बिल्डिंग को भी डेप्रिशिएट करना है और प्लांट मशीनरी को भी डेप्रिशिएट करना है। प्लांट मशीनरी की डेप्रिसिएशन आप लेके जाओगे मैन्युफैक्चरिंग में, और बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन अगर क्वेश्चन साइलेंट है वो P&L में लेके जाना, जब तक उसने फैक्ट्री बिल्डिंग ना लिखा हो, जब तक उसने। बस कुल मिला के एक रक्स यही है, जो भी फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे हैं सब मैन्युफैक्चरिंग में चार्ज कर लो।
इसमें एक लास्ट पॉइंट भी है, अगर आपको रॉयल्टी देनी पड़ रही है किसी को और रॉयल्टी का कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हुआ पड़ा है कि जितना मैं प्रोडक्शन करूंगा तुझे पर यूनिट रॉयल्टी दूंगा, तो वो रॉयल्टी भी आपका डायरेक्ट कॉस्ट होगी, प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी, वो भी आपकी डायरेक्ट उसमें जाएगी, क्या नाम है, मैन्युफैक्चरिंग का। तो अगर आप नोटिस करो ये सब खर्चों की भरमार है। अब देखते हैं राइट साइड पे क्या है, सुनिएगा। सोचो जितना भी सामान आपने यहां पे इंट्रोड्यूस किया, ये तो नहीं है कि सारे का सारा तैयार हो जाएगा, तो कुछ सामान अभी क्लोजिंग में पड़ा रहेगा जो अभी भी कच्चा है, या अभी भी पूरी तरह बना नहीं, तो क्लोजिंग स्टॉक भी लिखना यहां। और एक ना ध्यान रखना, जब आप ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कर रहे होते हो, कई बार कुछ स्क्रैप वगैरह जनरेट हो जाती है, या कई बार कुछ बाय प्रोडक्ट बन के आ जाता है। बाय प्रोडक्ट मतलब जो अपने आप बन गया, जैसे जब आप शुगर केन से शुगर बनाते हो तो मोलासिस नाम का एक बाय प्रोडक्ट बन के आता है जो बिक जाता है मार्केट में, तो वो जो आपका बिक जाएगा या बिक गया या बिक सकता है, उसे यहां बाय साइड डाल दो, क्योंकि वो आपकी कॉस्ट को कम कर देता है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर देता है, तो बाय साइड दिखा दो। बस खर्चे सारे डेबिट साइड, अंत में जो सामान बचा हुआ है वो क्रेडिट साइड। आपको पता है, खुद सोचो, यहां से आपने शुरू किया था कि इतना माल कच्चा, इतना माल कच्चा पक्का, एंड में इतना माल कच्चा, इतना माल कच्चा पक्का, यानी बाकी सारा तैयार हो गया, बाकी सारा। और वो तैयार करने पे कितनी कॉस्टिंग आई टोटल, वो उठा के ट्रेडिंग में डाल दो, वो उठा के ट्रेडिंग में डाल दो। तो उम्मीद है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का बेसिक फंडा तो आपको समझ में आ गया। बाकी यहां पे कुछ बेसिक्स बता रखे हैं, वही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इसका डेबिट बैलेंस उठा के ट्रेडिंग में डाल देते हैं, ये वाली एंट्री हो जाती है, और स्क्रैप सेल वगैरह अगर कोई होती है उसे क्रेडिट कर देते हैं। पर्पस आप पढ़ लेना, थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे आता हूं मैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इसे ध्यान से सुनना, कई बार इस पे थ्योरी का क्वेश्चन भी आ जाता है और ये न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स, एक बात ना कान खोल के सुन लो, जो भी ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की डेफिनेशन में जो भी चीज आ गई, ये कहां डेबिट की जाएगी, ये डेबिट की जाएगी इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये डेबिट की जाएगी इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये मैं पता स्पेसिफिकली क्यों बता रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि ना एक तो +1 में हम कई बार फंडे गलत बना लेते हैं। +1 में हमने एक फंडा बनाया होता है, जो भी इनडायरेक्ट खर्चा है वो P&L में जाएगा, और आप देखो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट, और मैंने ऊपर हेडिंग क्या लिखवाई है, सारा कुछ डेबिट करना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। यानी आज दिमाग का आपका जो जोन है थोड़ा और बढ़ेगा कि यार ऐसा हमने कोई रट्टा नहीं मारना कि इनडायरेक्ट हमेशा P&L में आता है, इनडायरेक्ट हमेशा P&L में आता है, ऐसा हमने कोई रट्टा नहीं मारना, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग वाले चैप्टर में तो बकायदा ऐसी आइटम्स हैं जिनके आगे इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, पर फिर भी वो P&L में नहीं जाती, वो मैन्युफैक्चरिंग में जाती हैं, क्योंकि वो किसकी कॉस्ट का पार्ट बनती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो अब एक बात समझना सीधा सीधा कि सर मान लो आप कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हो, सपोज आप स्टेशनरी का मैन्युफैक्चरर हो, आप वो बनाते हो स्केच पेन्स, तो स्केच पेन बनाने में प्लास्टिक लगता है, डायरेक्ट मटेरियल। क्या बताओ मटेरियल कॉस्ट स्केच पेन की कॉस्ट में आएगी कि नहीं आएगी? यस। बताओ वो स्केच पेन को बनाने में अगर आपने ऐसी लेबर रखी हुई है, सुनना ध्यान से, कि जितने स्केच पेन बनाओगे पर यूनिट हम आपको इतना लेबर देंगे, इसे बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। पता है क्यों? ये डायरेक्ट डायरेक्ट जिनके आगे लिखा रहा है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, इन सब में पता है खासियत क्या है, ये डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं यूनिट्स की प्रोडक्शन के साथ। मतलब क्या, यूनिट्स बनेंगे तो ये कॉस्ट आएगी, ज्यादा बनेंगे तो ज्यादा आएगी, कम बनेंगे तो कम आएगी, नहीं बनेंगे तो नहीं आएगी। ध्यान रखना, डायरेक्ट का मतलब ये है यहां। जैसे डायरेक्ट मटेरियल, स्केच पेन बनाओगे तो प्लास्टिक लगेगा, स्केच पेन नहीं बनाओगे तो प्लास्टिक नहीं लगेगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। पर इसमें एक चीज और है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आते हैं, या इन्हें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। अब इसकी भी डेफिनेशन दे रखी है आईसीआई ने। पता है ये वो खर्चे हैं जो हैं डायरेक्ट। बताओ डायरेक्ट का मतलब क्या है? यूनिट्स बनेंगे तो लगेगी, नहीं बनेंगे तो नहीं लगेगी, ज्यादा बनेंगे तो ज्यादा लगेगी, कम बनेंगे तो कम लगेगी। ऐसे खर्चे जो डायरेक्ट हैं पर मटेरियल और वेजेस के अलावा हैं,
अब ये कौन से खर्चे हैं? यहाँ दो एग्जांपल दे रखे हैं, दोनों ध्यान रखना। एक जो अभी मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बताया था, रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। सोचो, अगर मैं प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा ज्यादा रॉयल्टी लगेगी, अगर मैं प्रोडक्शन नहीं करूंगा रॉयल्टी नहीं लगेगी, अगर मैं प्रोडक्शन कम करूंगा तो कम रॉयल्टी दूंगा। बताओ, क्या रॉयल्टी मटेरियल कॉस्ट है? नहीं। क्या रॉयल्टी लेबर कॉस्ट है? नहीं। पर डायरेक्ट कॉस्ट है? यस, ये आता है डायरेक्ट खर्चों में। और एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रखा है, हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी। और पता है हायर चार्जेस मशीन के कैसे रखे हुए हैं? पर यूनिट। पर यूनिट के हिसाब से मैं जितनी प्रोडक्शन करूंगा पर यूनिट पे करूंगा, तो ऐसा हायर चार्जेस भी क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। ना मटेरियल है ना लेबर है, पर डायरेक्ट है। मैं फिर बोल रहा हूं, डायरेक्ट का मतलब क्या है? डायरेक्टली लिंक्ड टू द नंबर ऑफ यूनिट्स। पढ़ के देखिए कि आपको पहले 3 पॉइंट समझ में आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के, चेक करिए। अब ये चीज कहना गलत होगा कि जब आप एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे होते हो सब कुछ डायरेक्ट होता है, बहुत कुछ इनडायरेक्ट भी होता है। अब इनडायरेक्ट के भी देखो 3 हेड हैं, मटेरियल, लेबर और खर्चे। पर मैं फिर बोल रहा हूं, इनडायरेक्ट वर्ड देखकर कंफ्यूज ना हो जाना, इसे पी एंड एल में मत ले जाना। चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का ही पार्ट है ना, तो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में ही। अब इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? सोचो, ये तो है नहीं ना कि आपने फैक्ट्री लगाई और प्लास्टिक दे दिया और स्केच पेन बन गया। भाई कोई टूल्स हैं, कोई फ्यूल है, कोई ल्यूब्रिकेंट ऑयल है, या और दुनिया भर की चीजें फैक्ट्री में यूज होती हैं। डायरेक्टली यूनिट से लिंक्ड नहीं है, पर फैक्ट्री में यूज हो रही है, इसलिए वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। फर्स्ट पॉइंट। फिर आपने लेबर वाले बंदे रखे हुए हैं जो कभी भी मशीन अगर खराब होती है या कोई दिक्कत आती है वो मेंटेन करते हैं उसे। अब वो यूनिट से रिलेटेड लेबर नहीं है, पर लेबर तो लेबर है, इनडायरेक्ट वेजेस। और आखिर में जितने भी और खर्चे अदर देन मटेरियल और लेबर, और जो यूनिट से भी लिंक्ड नहीं है, वो इनडायरेक्ट खर्चे। दुनिया भर के एग्जांपल आ रहे हैं, पढ़ के देखो। सर एक बात बताओ, जब हमें पेपर में क्वेश्चन करना है, क्या हमें ऐसे हेड बना के दिखाने हैं? तो उसका आंसर सुनो, ये मैं क्यों इस पे इतना फोकस कर रहा हूं सुनना। एक तो कई बार थ्योरी का क्वेश्चन ही आ जाता है इसमें से, नंबर 1। नंबर 2, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है आईसीआई की बुक में जहां उन्होंने हेड बना बना के दिखाया हुआ है, मैं वो भी अभी आपको बताऊंगा। एंड नंबर 3, जो सबसे बड़ा डर लगता है मेरे को, कि बच्चा इनडायरेक्ट देख के ना पी एंड एल में ना ले जाए। हेड छोड़ो, बच्चा कहीं पी एंड एल में ना ले जाए, फिर तो बिल्कुल ही गलत हो गया ना। एक बात बोलूं, बड़े क्वेश्चन में तहस नहस हो जाएगा सारा कुछ, क्योंकि आपका मैन्युफैक्चरिंग काउंट ही गलत हो गया। मैन्युफैक्चरिंग गलत है तो ट्रेडिंग गलत है, ट्रेडिंग गलत है आगे पी एंड एल गलत है, बैलेंस शीट तो छोड़ ही दो। आपने उस पर छोड़ दिया, भाई कितने नंबर देने देख ले, 16 में से 2 दे दे, 3 दे दे, कुछ तो दे दे। और आपने टाइम लगाया होगा पौना घंटा इस क्वेश्चन पे। आप समझे मेरा डर, भीतर का डर क्या है कि कहीं इस इनडायरेक्ट को आप कहां ना ले जाओ, पी एंड एल। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये तीनों को मिलाकर एक नाम और दिया गया है, तीनों को मिलाकर, एक नहीं कई नाम और दिए गए हैं। सारे नाम पढ़ लो एक बार। इन्हें ओवरहेड्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ओवरहेड्स। और भी कई नाम लिखे हैं, पढ़ लो एक बारी। कुल मिला के मैंने आपको मेन मुद्दा बता दिया कि मैं इस पर टाइम क्यों लगा रहा हूं। अच्छा, बाय प्रोडक्ट्स को बाद में देखते हैं। आप सीधा एक काम करो, पेज नंबर 206 पे आओ। पहला क्वेश्चन आईसीआई का ही है, ज्यादातर क्वेश्चन इसमें आईसीआई के पढ़े हैं। एक फैक्ट्री में 1 लाख यूनिट बने, बताओ पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट, यानी डायरेक्ट मटेरियल के इनडायरेक्ट, डायरेक्ट पर यूनिट आ गया ना। फिर लेबर कॉस्ट भी पर यूनिट है। अच्छा, रॉयल्टी भी पर यूनिट है। ये सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट है। नीचे देखो आंसर वैसे ही कराओगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये एक बेसिक क्वेश्चन है जिसमें आपने पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, फिर ट्रेडिंग, फिर पी एंड एल और बैलेंस शीट। ये जैसे हमने अभी नॉन मैन्युफैक्चरिंग करा ना ढांचा अप्रोच के साथ, आप बिल्कुल वैसे ही कर सकते हो। मैं ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा, इससे बेटर क्वेश्चन आगे पढ़े हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, मैं अगले क्वेश्चन डिस्कस करूंगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 3 ना वो वाला क्वेश्चन है जिसमें जिसमें आईसीआई ने ना यूनिट्स वाली कैलकुलेशन वो दिखा रखी है। क्या नाम है? यूनिट्स। मैं आपको दिखाता हूं, 1 सेकेंड, इफ आई एम एबल टू। यहां पे 1 मिनट, यहाँ पे वो चीज़ पड़ी नहीं है, मैं आपको ना इसका आंसर दिखा देता हूँ। यहाँ पढ़े, यहाँ पे आगे ना ए फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, सीधा खुला ही हुआ है फाइल, मैन्युफैक्चरिंग।
इसके आंसर में ना मैं आपको दिखाता हूं उन्होंने यूनिट कॉलम कैसे बना के दिखा रखा है। तो ये क्वेश्चन ना काफी बार रिपीट हुआ है आरटीपी एमटीपी वगैरह में, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना बाद में। ये वाला क्वेश्चन है, देखो यही क्वेश्चन है ना विमल। तो इसके आंसर में मैं आपको दिखाता हूं, एक तो बहुत रेयरली आपको दिखेगा कि आंसर में यूनिट्स कॉलम बना के दिखा रखा है, वरना बहुत रेयरली आपको ये दिखेगा कि यूनिट्स कॉलम भी आंसर में। ठीक, अच्छा अब क्वेश्चन साथ साथ पढ़ता हूं, आप भी पढ़ते रहना। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है, बताओ मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा टू साइड, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी बाई साइड, वैल्यू बता रखी है, यूनिट कॉलम भी बना देना। देखो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी यूनिट अमाउंट और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी यूनिट अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनो, नोटिस करो रॉ मटेरियल का यूनिट्स बता ही नहीं रखा। अच्छा अब दिमाग मत लगाना, जिसके यूनिट नहीं पता ना इग्नोर कर देना, रॉ मटेरियल में सीधा वैल्यू लिख देना। अच्छा रॉ मटेरियल की भी ना एक कहानी और सुन लो, कई क्वेश्चंस में आईसीआई ने करी हुई है, हो सकता है यहां भी करी हो। आपको मैंने अभी बताया था ना, 2 ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, 2 परचेजेस, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आईसीआई कई बार क्या कर रहा है, ये रॉ मटेरियल की ना फिगर निकाल रहा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या फिगर कैसे निकलेगी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। दिखाता हूं इन्होंने यहां पे ऐसे करा हुआ क्या, यस ये देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की एक हेडिंग बनाई, ओपनिंग ऐड परचेज लेस क्लोजिंग। एक बार ना चेक करो, अपने सामने क्वेश्चन आपके पास पड़ा है, एक बार सामने जरा चेक करो, और फिर नीचे भी देखो इन्होंने हेड्स बनाए हुए हैं, एक बार नोटिस करना, मैं डिस्कस कर रहा हूं एक सेकंड में। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं, एक तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का ध्यान रखना इस तरह से कि ये निकालना पड़ सकता है, ठीक है। फिर ना अगर आप नोटिस करो यहां पे इस क्वेश्चन में आगे परचेजेस है, ठीक है। अच्छा जब कंज्यूम निकालना ना तो बस ओपनिंग परचेज और क्लोजिंग, जब क्लोजिंग यहां लेस कर दिया, टू साइड पे जब लेस कर दिया तो बाय साइड पे लिखने की जरूरत नहीं, पता लगे डबल डबल कर दो, यहां लेस हो गया ना तो वहां लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा और सुनो, पर ये क्वेश्चन एक बार लिख के कर लेना, क्योंकि देखो यूनिट्स के कॉलम के भी अंदर और कैलकुलेशन और है, देखो फिर बाद में बनता नहीं फॉर्मेट सीधा बच्चों से। खैर और सुनो, यहां पे जो क्वेश्चन में दिख रहा है आपको हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी दिख रही है पर यूनिट, डायरेक्ट वेजेस भी देखो पर यूनिट। इन्होंने ना जहां पे भी पर यूनिट वर्ड आ रहा है ना, देखो वहां पे इन्होंने हेडिंग बना दी डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट खर्चे, और आप देखो जो पर यूनिट नहीं ने इनडायरेक्ट खर्चे। ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जहां इन्होंने हेड वाइज करके दिखाया हुआ है। आपको सर दिखाएंगे तो हम भी डेबिट साइड पे ही, अगर हम हेड ना भी बनाए, मैं आपको हमेशा बोलता हूं जो चीज आईसीआई कर रहा है अगर वो याद रह जाए उसके से तो रीस नहीं कोई यार। अब ऐसे तो कल को आप पूछो सर हमने यूनिट कॉलम ना बनाया हो, तो मैं ये थोड़ी कहूंगा सही है वो यार, जब हमें आईसीआई ने एक मॉडल आंसर दिया है कि यूनिट कॉलम बनाना है, ये हेड वाइज बना के दिखाया है, तो हम क्यों ना बनाए। प्रैक्टिस तो आपको करनी है, फॉर्मेट आपके सामने है, फंडे आपको क्लियर है। अब अगर हम इतना भी आलस छोड़ने को तैयार नहीं कि हमें लिख के ना करना पड़े, तो फिर भैया फिर तो हम आलसी हैं, फिर हमें रिजल्ट क्यों अच्छा मिले। तो ये क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है, क्वेश्चन में है कुछ नहीं आप नोट। और एक बात ध्यान रखना, जैसे वेजेस है ना, वेजेस ना 80 पैसे है पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड और 40 पैसे है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के भी पर यूनिट। ये भी ध्यान रखना कि जब वेजेस आपने निकालनी है ना, इसका इन्होंने एक वर्किंग नोट बना रखा होगा, देखो तो ये जितने यूनिट तैयार हो गए उसका 80 पैसा और जितने अभी तैयार होने हैं क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी उसका 40 पैसा। इसका वर्किंग नोट भी बना के दिखा देना। बाकी मेरी तरफ से क्वेश्चन डिस्कस्ड है, आई थिंक कोई और इसके अंदर कुछ खास बात है नहीं, तो आप इसको प्लीज लिख के ट्राई करना, आप इसको प्लीज लिख के ट्राई करना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है, ये आरटीपी एमटीपी में कई बार रिपीट हुआ है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो अभी सितंबर का पेपर हुआ है उसमें भी शायद इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आया है, शायद जहां तक मुझे लग रहा है सितंबर का जो पेपर हुआ है यही पैटर्न का क्वेश्चन आया है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 वो क्वेश्चन है जो बड़ा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें वही मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट सब मांगा हुआ है। देखो ये बड़े वाले क्वेश्चन में ना मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप वो हेड्स का भी ध्यान दो, पर हाँ वो जो मटेरियल कंज्यूम्ड है ना, मटेरियल कंज्यूम्ड यही रॉ मटेरियल, इसका उठा लेना ओपनिंग, ये स्टॉक है ना ओपनिंग, इसमें ऐड कर लेना परचेजेस,
परचेजेस कहाँ है, देखो ये अकेला परचेज लिखा हुआ है ना, इसे आप वही मानना रॉ मटेरियल का परचेज, और इसमें से लेस कर देना। अगर आप देखो क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा नीचे आपको, ये रहा रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, इसके भी वही दो ट्रीटमेंट, एक तो यहाँ से लेस कर देना या बाय साइड लिख देना या लेस कर देना, और दूसरा बैलेंस शीट जैसे स्टॉक को लिखते थे हम वैसे ही आएगा, ठीक है। बाकी तो अगर आप नोटिस करोगे ना, आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है, प्रोविजन। अच्छा, ऐसा ना कई बार लिखता है कि ऑफिस में सिर्फ 1/4 एरिया है, ये ऑफिस वाला जो 1/4 एरिया है, तो जैसे ऊपर ना अगर आप देखो रेंट आ रहा है, अगर ये ऑफिस का रेंट है या अगर कुछ और भी है ऑफिस का, अगर आप नोटिस करो कुछ लाइटिंग वगैरह अगर कुछ है, तो 1/4 P&L में जाएगी, बाकी फैक्ट्री में ले जाना। फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग काउंट। तो अगर आपने ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट की अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई है ना, एक बस परिवार मेंबर और बढ़ गया, मैन्युफैक्चरिंग काउंट आ गया। अगर आपको ये फंडा क्लियर है कि ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जाएगा तो बस उसे मैन्युफैक्चरिंग में ले जाना, वरना तो ट्रेडिंग P&L है ही है। बस एक बार फिर मैं कह रहा हूं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, परचेज को फिनिश गुड्स की परचेज मत मानना, रॉ मटेरियल का ही मान के चलना। जैसे लाइटिंग के बारे में भी देखो नीचे लिखा हुआ है, लाइटिंग में मान के चलो 2/3 फैक्ट्री 1/3 ऑफिस, तो लाइटिंग को ना अंदर लिख लेना, डॉट आ जाएगी ना इस पे, लाइटिंग को अंदर लिख के 2/3 तो वही रहने देना, 2/3 ऑफिस का है, हाँ नहीं 2/3 फैक्ट्री का है, मैन्युफैक्चरिंग में लिख के ना 1/3 माइनस कर देना, बाकी 2/3 मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा और 1/3 चला जाएगा P&L में। तो मुझे लगता है कि इफ यू आर क्लियर विद द फंडा ऑफ ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट, तो दिस इज कंपैरेटिवली इजी। सेल ऑफ स्क्रैप का क्या करोगे, इसे वहां लिख दोगे मैन्युफैक्चरिंग में बाय साइड। अच्छा, जैसे कमीशन इनकम है, ये सब P&L में जाएगा, या ये जो जनरल खर्चे हैं P&L में जाएंगे। भूलना मत, डेप्रीसिएशन जो मशीनरी की है वो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगी, फर्नीचर की P&L में जाएगी। ऑफिस का है ना, मशीन के बारे में क्वेश्चन साइलेंट हो ना, उसे फैक्ट्री का ही मानना, मशीन के बारे में क्वेश्चन साइलेंट हो उसे फैक्ट्री का ही मानना, बाकी तो और कुछ खास है नहीं। ये रिपेयर टू ऑफिस फर्नीचर P&L, बाकी एसेट लायबिलिटी की आइटम सारी आपको बताइए बैलेंस शीट में जानी है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, ठीक है, ये वाला आंसर पूरा दे रखा है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन में भी जो मैंने अभी आपको समझाया ना, इनडायरेक्ट, ये भी आंसर जो है इन्होंने हेड वाइज करके दिखाया हुआ, अगर आप नोटिस करो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में देखो ये सारे इनडायरेक्ट आ गए। ये एक और क्वेश्चन है जो हेड वाइज करा हुआ है, इस पर भी स्टार मार्क कर लेना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा हेड वाइज दिखाना है। कैसे दिखाना है, हेड वाइज। और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही प्यारा है, ये तो हम पूरा इस पे मतलब आधा पौना घंटा लगाते हैं इस लेक्चर पे, इस क्वेश्चन पे। अगर आप नोटिस करो ना, ये भी डिफरेंट सा क्वेश्चन है, इसमें मिसिंग फिगर्स ढूंढनी होती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ना रॉ मटेरियल अकाउंट आ रहा है, क्रेडिटर अकाउंट आ रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आ रहा है, और कुछ एडिशनल इन्फो है। अगर आप नोटिस करो तो यहां ना रॉ मटेरियल कंज्यूम की फिगर गायब है। ये सब आइटमें दे रखी हैं, और ये पता क्या है, ये वही है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, वही वाली फिगर है। अब एक बात समझना, नीचे ना कुछ बता रखा है, मशीन का डेप ओमिट हो गया, क्योंकि मशीन ही ओमिट कर गया, तो जब मशीन ओमिट होगी तो उसकी डेप भी ओमिट होगी, इसका मतलब ये वाली डेप्रिसिएशन गलत है, इसे ठीक करना पड़ेगा आपको, इसे ठीक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर वेजेस के अंदर कह रहा है फैक्ट्री वर्कर्स की भी वेजेस है और लेबर एट ऑफिस की भी, जो लेबर एट ऑफिस है ना वो वेजेस में से हटाना पड़ेगा, यानी वेजेस भी गलत है। अच्छा, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं जिसमें से 30% ऑफिस के हैं, तो ऑफिस वाले हटाने पड़ेंगे 30% ऑफ 80,000। फिर फ्यूल तो पड़ा रहने देना, ये ओके है, फ्यूल तो है ही फैक्ट्री का, फ्रेट भी पड़ा रहने देना, लेकिन जो डिलीवरी चार्जेस अपने कस्टमर से लिए ना, ये तो आउटवर्ड वाले हैं, ये भी लेस करने पड़ेंगे, यानी कुल मिला के ये तीनों फिगर्स आपको ठीक करनी पड़ेंगी। अब एक बात ध्यान सुनना, ये तीनों फिगर्स ठीक करोगे, बोलो, और ये तीनों फिगर्स ठीक करके, अब यहां पे ना एक बात मैं आपको बता दूं, जो ये वाली फिगर है, ये फिगर ना आप सीधा बैलेंसिंग फिगर भी ढूंढ सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि जो यहां पे बैलेंसिंग फिगर आएगी ना, वो बैलेंसिंग फिगर सही होएगी, क्योंकि नीचे हमने पूरे पॉइंट पढ़ के देख लिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में कोई गलती नहीं है। पर फिर भी मैं ये अप्रोच आपको कहूंगा अवॉइड करना। आप पता क्या करना, आपने इनमें जो भी मरम्मत करी है ना, जो भी इसमें मरम्मत करी है, उतनी ही मरम्मत इस फिगर में भी कर लेना, क्योंकि सोचो जब ये फिगर चेंज हुई हैं तो ये भी तो चेंज होगी। ये रिवाइज फिगर निकाल लेना ये वाली। अब सोचो ये भी फिगर रिवाइज होगी और ये तीन फिगरें भी रिवाइज होगी। अब आप बैलेंसिंग फिगर ढूंढ लेना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की,
वैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप सीधा भी रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालोगे ना सेम आएगा, आप करके देख लेना घर पे। अभी अगर मैं निकाल लूं या मैं रिवाइज करके निकाल लूं, दोनों में आंसर सेम आएगा, क्योंकि मैं आपको ये बोल रहा हूं अगर ये फिगर्स रिवाइज हुई तो ये फिगर भी तो उतने से रिवाइज होगी, तो ये आंसर तो पुराना ही रह गया। आईसीआई ने रिवाइज करके बनाया हुआ सारा, रिवाइज करी ये फिगर्स, रिवाइज करी ये फिगर, और फिर क्या निकाल दी, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की फिगर, बैलेंसिंग फिगर। एक्चुअल में ना क्वेश्चन में मांगा हुआ है ना रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग काउंट बना दो, इसलिए उन्होंने सारी फिगर्स ही रिवाइज करके दोबारा नया अकाउंट बना दिया। और ये फिगर कौन सी ढूंढ ली, ये फिगर कैसे ढूंढ ली, बैलेंसिंग। एक पार्ट तो हो गया। अब एक बार ये फिगर निकल गई ना, अब जब आप ये वाला अकाउंट बनाओगे रॉ मटेरियल अकाउंट, ये फिगर यहां चली जाएगी, बोलो, रॉ मटेरियल कंज्यूम की फिगर यहां चली जाएगी। अच्छा ये जो है ना क्राइटर वाली फिगर, अगर आप देखोगे ना अकाउंट ऑलमोस्ट पूरा ही है, यहां से सीधा वही फिगर निकलनी है जो आपने और परचेज करा है, चेक कर लो, क्योंकि ये साइड भारी है ना 28 लाख रुपए, और इधर कितना है 15, यानी 13 लाख का माल और खरीदा है, क्योंकि पहले लाइबिलिटी कितने की थी 15, आपने कितने पैसे दे दिए 22, अभी कितने और देने वाले पड़े हैं 6, यानी आपने सामान परचेज करा है, परचेज करा हुआ सामान यहां आ जाएगा, आपकी ये वाली फिगर भी निकल जाएगी जो एक रहेगी। यानी आप शुरू किससे करना, रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग काउंट, सारी फिगरें रिवाइज करके पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल लेना। ध्यान रखना जब रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग काउंट बनाओगे, कई बच्चे क्या करते हैं सिर्फ ये तो रिवाइज कर लेते हैं, ये पुरानी रख लेते हैं, गलत हो जाएगा भाई, ये भी तो रिवाइज होएगी, हाँ के ना, अगर इनमें चेंजेस हो रहे हैं तो इसमें भी तो चेंज आएगा, फिर बनाना, फिर ये ढूंढना पहले, और कंज्यूम्ड वाली फिगर के बाद आप क्राइटेरिया से कौन सी फिगर निकाल लेना, परचेज की, और परचेज की फिगर यहां ले जाना, क्योंकि रॉ मटेरियल पता है, ये परचेज पता है, जो परचेज करा होगा वो रॉ मटेरियल ही परचेज करा होगा, तो रॉ मटेरियल डेबिटेड टू क्राइटर्स, और लास्ट में कौन सी फिगर निकल आएगी आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की फिगर यहां से आ जाएगी। क्या आपको फंडा समझ में आ रहा है? पर ये जो जितना इजी लगता है ना, एरो यहां से यहां ले जाओ, यहां से यहां ले जाओ, लिख के करोगे तो ज्यादा सही है। मैं फिर कह रहा हूं, इस रिवीजन लेक्चर में मैं बिल्कुल ये बीड़ा नहीं उठा रहा कि मैं बैठ के सॉल्व करूं क्वेश्चंस, क्योंकि देखो यार फिर इतनी आलसी अगर आपको रखनी है ना तो रखो, मैं नहीं हेल्प कर पाऊंगा भाई। फिर ये फास्ट ट्रैक का मतलब ये है कि भाई आपको सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी अगर आपको क्लियर करना है पेपर, वरना मैं करने को मैं सॉल्व करूंगा, बैठे देखते रहोगे, हाँ ठीक है ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, भाई कोऑर्डिनेशन तो आपको लेके आनी है ना अपने दिमाग की और हाथ की। तो प्लीज ट्राई करना, ये एक टेक्निकल क्वेश्चन था, और लास्ट में तो जो बस एक क्वेश्चन हमारा ये रह गया ना, क्वेश्चन नंबर 3, ये फिर वही बड़ा क्वेश्चन है पंडित जी वाला, बड़ा मतलब वही जिसमें मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग, देखो मैं फिर कह रहा हूं जो ये बड़े वाले क्वेश्चन है ना, इनमें आपको हेड वगैरह का ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि डायरेक्ट का अलग हेड बनाऊंगा इनडायरेक्ट, पर जो छोटे क्वेश्चंस हैं अगर आपने नोटिस किया हो, एक ये वाला क्वेश्चन इसमें हेड वाइज बनाया आंसर आईसीआई ने, आप चेक करो छोटा आंसर है कलम मैन्युफैक्चरिंग काउंट का, और एक जो भी विमल वाला हमने क्वेश्चन किया था जिसमें यूनिट्स वाला भी कॉलम था, एक वहां हेड वाइज बनाया है। बाकी ये अगर आप बड़ा क्वेश्चन देखो ना, ये आईसीआई ने बड़ा क्वेश्चन जहां कर रखा है, देखो यहां पे इन्होंने कोई हेड वुड नहीं बनाया, चेक कर लो आप, सिर्फ एक रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को भी दिखा देते हैं हेडिंग के अंदर, कैसे, ओपनिंग, एड परचेज, लेस क्लोजिंग, और क्लोजिंग को बैलेंस शीट में भी जाके लिख देना, क्लोजिंग को जाके बैलेंस शीट में भी लिख देना। तो छोटा सा ही चैप्टर था बेचारा ये, ठीक है, और इसमें कुछ ट्रू फॉल्स भी हैं। मैं वैसे एक बारी वो फाइल भी खोल लेता हूं जो मैंने लास्ट बैच में जो मैंने पढ़ाई है, ताकि उसमें से भी कोई पॉइंट अगर हाईलाइटेड मुझे दिखता है तो मैं डिस्कस कर दूं। इस पे मैंने स्टार मार्क करवाया हुआ विमल वाले क्वेश्चन पे, ठीक है, ये रेंट को हमने बांटा, अभी जो हमने बात की एज पर क्वेश्चन, मशीन को लेके, मशीन की डेफिनेशन को मैन्युफैक्चरिंग में लेके जाना है, फर्नीचर की डेप को P&L में लेके जाना है, ये सब मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन भी मैंने बोला हेड वाइज करके दिखा रखा है, आपको भी बताया, ये अभी हमने डिस्कस कर ही लिया, ठीक है। उसके बाद कोयला एंड फ्यूल, बताओ कहां जाएगा, कोयला एंड फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रोविजन अगर टीबी के अंदर आ रही है मतलब ओल्ड प्रोविजन है, इसकी हमने बहुत डिस्कशन की हुई है। टीबी के नीचे न्यू प्रोविजन भी आ रही है, देखो यस ये आ रही है, न्यू प्रोविजन भी आ रही है। अच्छा एक ना इसमें पॉइंट और था प्रोविजन वाले में ही, अगर वो मुझे यहां दिखता है, शायद अगले क्वेश्चन में है,
ए इसमें है, नेक्स्ट नहीं इसमें नहीं है, उसमें ना प्रोविजन का जो परसेंटेज दे रखा है वो सेल्स पे दे रखा है, सेल्स। ज्यादातर बच्चे ना प्रोविजन उस पे लगा देते हैं, डेटर्स पे। ए ये देखना, प्रोविजन इज टू बी मेंटेन्ड 1% ऑफ सेल। ज्यादातर बच्चा ना प्रोविजन देखता है, परसेंटेज देखता है, डेटर पे लगा देता है। एक बात समझ लो, जिस पे निकालने के लिए बोला हम तो उस पे निकालेंगे, हमें तो प्रोविजन की फिगर चाहिए। तू चाहे परचेज पे निकलवा दे, हमें तो फिगर चाहिए। 1% ऑफ सेल मतलब सेल। और ये सेल ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में रिटर्न भी हुई ना, फिर उसे ये भी क्लियर करना पड़ेगा ग्रॉस सेल या नेट सेल। मेरे ख्याल इस क्वेश्चन में रिटर्न है नहीं तो बता नहीं रखा, तो बस जो सेल है उस पर लगा दो, ठीक है। तो एक पॉइंट ये ध्यान रखना। और सुनो और अगर मैं बात करूं क्वेश्चन में प्रीपेड इंटरेस्ट, ये वैसे आता ही है प्रीपेड की एडजस्टमेंट, ये क्लास में मैंने ये कहा था, अजीब सा पॉइंट है। नॉर्मली इंटरेस्ट कोई प्रीपे नहीं करता, एक तो लोन पे पैसे उठा रखे हैं, ऊपर से कह रहे हो ब्याज मुझसे पहले ले ले, इसलिए मैंने सर्कल करा हुआ है, बाकी कुछ खास नहीं है इसके अंदर, ठीक। और एक हाँ एक पॉइंट इसमें ना लूज टूल्स का है, लूज टूल्स ये रहा हाईलाइट किया हुआ है। ये लूज टूल्स के बारे में ना क्वेश्चन ने कोई बताया ही नहीं, डेप्रीसिएशन की भी बात नहीं करी हुई क्वेश्चन ने कोई। तो बच्चों को डाउट आ जाता है कि सर ये लूज टूल्स का क्या करूं, मैन्युफैक्चरिंग में चार्ज कर दूं, P&L में तो नहीं जाएगा क्योंकि टूल फैक्ट्री का है, या बैलेंस शीट में ले जाऊं। अच्छा बैलेंस शीट में लेके जाने की चीज ना और स्ट्रॉन्ग तब होती है अगर डेप्रीसिएशन का भी रेट दिया होता, फिर तो पक्का ही डेप में उसमें जाता बैलेंस शीट। लेकिन ये ICI का क्वेश्चन है, डेप के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, फिर भी लूज टूल को ये बैलेंस शीट में लेके गए हुए हैं। दिखा देता हूं, डेप्रीसिएशन के बारे में देखो कुछ नहीं है लूज टूल्स के, और लूज टूल्स को सीधा ये कहां ले गया, ये पड़ा बैलेंस शीट में। तो ऐसे ये छोटे छोटे पॉइंट भी अगर आपके रिवाइज होते रहे ना, मैं आपको बता रहा हूं आपकी गलतियों की प्रोबेबिलिटी बड़ी कम हो जाएगी। और आपको जो मैं क्लास में ना बार बार बोलता था हाईलाइटिंग करा करो, देखो जो मैं बिना हाईलाइट के बता रहा था पॉइंट्स स्किप हो रहे थे, लेकिन जैसे ही मेरे सामने वो नोट्स खोल के जो मैंने हाईलाइट किए हुए थे फटाफट पॉइंट आ गए देखो सारे। लेकिन आप लोग करते नहीं हाईलाइट, आपको लगता है क्या फायदा। ये फायदे होते हैं, आपके सामने साक्षात दिख गया आपको कि ऐसे नजर पड़ जाती है साथ के साथ, वरना अभी तो मैंने बिना हाईलाइटेड वाले में से भी तो करवाया था आपको, वहां नहीं दिखा पॉइंट, जल्दी जल्दी करना होता नहीं दिखता भाई। यस और नो। बाकी ट्रू फॉल्स के अंदर देखो 2 मैंने स्टार मार्क करवा रखे हैं, अब तो कुछ मिस ही नहीं हो सकता ना जब मार्किंग करी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रेडिंग काउंट में क्वांटिटीज नजर आएंगी। मैं एक बात बोलूं, नॉर्मली तो ट्रेडिंग काउंट में कभी भी क्वांटिटीज नजर नहीं आती, लेकिन ये आंसर ना इन्होंने करा तो फॉल्स हुआ है, पर ये सोच के फॉल्स नहीं करा हुआ कि क्वांटिटी नजर नहीं आती, ये सोच के फॉल्स करा है कि रॉ मटेरियल और WIP की क्वांटिटी नहीं नजर आती ट्रेडिंग काउंट के अंदर। तो ये मैंने क्लास में डिटेल में बताया था कि ये बच्चे कहीं इसलिए फॉल्स लिख देते हैं इसको कि नहीं ट्रेडिंग काउंट डज नॉट शो क्वांटिटी, ये नहीं लिखना। देखो 5th का आंसर क्या है इनका, ट्रेडिंग काउंट विल शो क्वांटिटी ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ओनली, नॉट ऑफ रॉ मटेरियल और WIP। वैसे हमने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करा बुक के अंदर जिसमें ट्रेडिंग में हमने क्वांटिटी भी दिखाई हो, पर ट्रू फॉल्स आपके सामने ICI का क्वेश्चन है, छोड़ कैसे दें या चैलेंज कैसे कर लें, तो पता होना चाहिए। अच्छा और सुनो क्वेश्चन नंबर 6, ओवरहेड इज डिफाइंड एज टोटल कॉस्ट ऑफ। देखो ये पढ़ते ही मुझे दिख गया गलत, दिखा मेरे को थ्योरी का फायदा हुआ। ओवरहेड में सब कुछ इनडायरेक्ट आता था, अगर आपको याद हो, फ्री के नंबर है क्यों छोड़े, 5 मिनट लगाए थे उस टॉपिक पे मैंने, उससे अगर मेरा क्वेश्चन हो रहा है व्हाई टू लीव, कितने बच्चों से नहीं होगा ये, क्योंकि बच्चों को क्या पता है क्या होता है ओवरहेड, पेपर में जाके उन्हें क्या पता, डायरेक्ट के आगे सिर्फ एक इन लगाना है। देखो इनका आंसर पढ़ के 6 नंबर का आंसर, इट इज इनडायरेक्ट 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 का टोटल, फ्री के नंबर व्हाई टू लीव। अच्छा डिफरेंशिएट, अच्छा ये भी अच्छा क्वेश्चन देखो थ्योरी का, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग खर्चे और इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग खर्चों में डिफरेंस बताओ। आज अगर आपने मेरा लेक्चर ध्यान से सुन लिया, डायरेक्ट में तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट कॉस्ट या डायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वही सारा टॉपिक। ये डायरेक्टली लिंक टू यूनिट्स है, जबकि ये वाला राइट साइड वाला डायरेक्टली लिंक टू यूनिट्स नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इस मैन्युफैक्चरिंग वाले चैप्टर में आपको कोई ज्यादा और समस्या आएगी। मैं फिर यही कहूंगा, इस चैप्टर को अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, पहले ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट की भी अच्छी प्रैक्टिस करो। अगर वो आपके कंट्रोल में है तो ये चैप्टर तो आपके बिल्कुल कंट्रोल में है।
बस आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए आइटम में कि ये इधर की आइटम है, ये उधर की आइटम है, ये तो उधर की आइटम है। बस ढांचा अप्रोच जिंदाबाद। बड़े क्वेश्चंस देखो, यहां भी मैंने वो ढांचा अप्रोच से करवा रखे हैं, देखो डॉट्स लगवा रखी है। आई होप इस चैप्टर को आप पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और इसका अगर क्वेश्चन आए पेपर में, पहले आप सीट पे खड़े होके नाचेंगे, फिर बैठेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि ये तो भाई मेरी लॉटरी लगी। हालांकि मैं फिर कहूंगा, एक पॉइंट भी अगर थोड़ा इधर उधर हो गया तो आपका क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है बहुत। खासकर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग वाली आइटम आप पी एंड एल में लेगे ना, फिर तो मैन्युफैक्चरिंग से ही गलती होगी। दैट इज वेरी डेंजरस, दैट इज वेरी डेंजरस। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो एक छोटा सा मैं टॉपिक और करवा दूं, थ्योरी का रखा हुआ है मैंने पेज नंबर 204 पे, बाय प्रोडक्ट्स के नाम से। वैसे तो अभी आपने देखा होगा मैन्युफैक्चरिंग वाले अकाउंट में दिख रहा था बाय प्रोडक्ट्स करके, एक बार यहां भी सुन लो। कहता जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस होते हैं, मेन प्रोडक्ट के साथ साथ एक और प्रोडक्ट भी बन जाता है सब्सिडरी, कॉन्शियसली नहीं बना रहे हो तो बन जाता है बस। इसके लिए कोई अलग मटेरियल नहीं आप इंट्रोड्यूस करते, कोई अलग प्रोसेस नहीं लगाते, वो अपने आप बन जाता है। जैसे अभी मैंने कहा था कि जब आप शुगर मैन्युफैक्चर करते हो, मोलासिस बन के आ जाता है। डेयरी वाले जब बटर या चीज बनाते हैं तो छाछ बन के आ जाती है, बटर मिल्क। ये कहता अपने आप बन जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है तो ये भी आपके स्टॉक का पार्ट, इसको कैसे दिखाएं? तो पहली चीज तो देखो, इसकी कॉस्ट सर्टन करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपने इस पे कोई कॉस्ट तो स्पेंड ही नहीं करी, अपने आप बने। दूसरी बात, जो मेन प्रोडक्ट आप बना रहे होते हो उसके परसेंटेज, उसके अगर पोर्शन में देखें तो ये बड़ी स्मॉल परसेंटेज होती है। ये नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। तो जनरली हम करते क्या हैं, जनरली हम इसको एनआरबी पे ले आते हैं। कितने पे ले आते हैं? अब यहां पे ना दो ट्रीटमेंट दे रखे हैं आईसीआई ने, पर एक ही ट्रीटमेंट आप ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरिंग काउंट में डाल दो क्रेडिट साइड। हालांकि इन्होंने एक ट्रीटमेंट और बता रखा है कि मिसलेनियस इनकम मान लो पी एंड एल के अंदर, लेकिन वो अच्छा नहीं है, लिख रखा है करेक्ट ट्रीटमेंट वुड बी। और ये क्यों करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में क्रेडिट? ताकि जो मेन प्रोडक्ट आपका बना है उसकी कॉस्ट कम हो पाए। वैसे मैंने यहां पे एक दो केस लेकर ना, मैंने थोड़ा इसको और एनालाइज करा डिटेल में, सुनना। मैंने ना दो केस लिए आपके लिए। पहला केस, बाय प्रोडक्ट बना और आपने साल में उसे सेल भी कर दिया, तो ऐसे में क्या होगा, अगर वो सेल हो चुका, कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस या डेटर्स का बैलेंस ऑलरेडी बढ़ चुका होगा, बैलेंस शीट में चला गया होगा वो। अच्छा, बाय प्रोडक्ट बिक चुका तो वो स्टॉक में तो है नहीं, भूलना मत। इसे मैन्युफैक्चरिंग में भी बाय साइड दिखाना है आपने, ये लिखा हुआ है मैंने। और किस वैल्यू से दिखाओगे बाय साइड? सेल वैल्यू, जितने में बेचा। जैसे एक सेल होती है, इनकम में आ गई और उधर से डेटर बढ़ गए या कैश बढ़ गया। अच्छा, केस 2 क्या है? अगर बाय प्रोडक्ट अभी बिका नहीं है, बना पड़ा है पर बिका नहीं, बताओ बैलेंस शीट में अभी ये कन्वर्ट तो हुआ नहीं कैश में या बैंक में या डेटर्स में, तो किस में आ रहा होगा? स्टॉक। स्टॉक किस वैल्यू पे दिखाओगे? एनआरवी। और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग काउंट तो क्रेडिट करना ही पड़ेगा। क्यों? अगर मैन्युफैक्चरिंग को क्रेडिट नहीं करोगे तो फिर तो वो कॉस्ट का डेबिट हो गया, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ गया, जबकि ये तो कॉस्ट में से क्रेडिट होगा। तो इसलिए बस ये ध्यान रखना, अगर बिक गया तो सारा ट्रीटमेंट सेल वैल्यू पे है, अगर अभी पड़ा है तो ट्रीटमेंट एनआरवी पे है। कॉस्ट पे क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू असर्टन द कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट। उम्मीद करते हैं ये जो आखिरी कड़ी भी थी इस टॉपिक की, ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा भी दूं जो मैं बात कर रहा था कि मुझे लग रहा है कि इस बार जो क्वेश्चन में आया है, या चलो आप इस बार का सितंबर का पेपर देख लेना। मैं सोच रहा हूँ सितंबर की एक अलग से वीडियो बना दूंगा पूरी, जिसमें सितंबर का पेपर हम डिस्कस कर लेंगे। आप एक बार खुद भी चेक कर लेना। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो यूनिट्स वाला ही क्वेश्चन आया था शायद, बाकी आप चेक कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।